ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, एग्जाम ओरिजिनल्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार फिर से स्वागत है और वंदन है, अभिनंदन है। मैं तारेंद्र बेले आप लोगों के लिए लेकर आता हूं इस समय पर। क्या पढ़ाता हूं मैं आप लोगों को? मैं तारेंद्र बेले इस समय पर आप लोगों के लिए लेकर आता हूं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की 10वीं यूनिट। 10वीं यूनिट कहने की बात है कि हम लोग प्रीलिम्स की 10वीं यूनिट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इस 10वीं यूनिट में मेंस के बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो क्लियर हो जाते हैं। ये चीज मैं आपको हर लेक्चर में बताता हूं। हर लेक्चर में यही बताता हूं कि ये जो हम लोगों का लेक्चर हो रहा है ये प्री का भी है और मेंस को भी साथ के साथ कवर करता है। ठीक है, सारी बातें छोड़ते हैं। हर लेक्चर में मैं आप लोगों को सारी चीजें बताता ही हूं। आज का लेक्चर, लास्ट का लेक्चर की अगर हम लोग बात करें तो लास्ट का लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हाँ, लास्ट का लेक्चर की अगर बात करें तो लास्ट का लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, इसके बारे में बहुत ज्यादा डीप में स्टडी करी। अब उसमें क्या हुआ था, जब मैंने आप लोगों को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पढ़ाया था तो उस समय पर मैंने आप लोगों को बता दिया था। क्या बताया था? मैंने बोला था कि मैं एक लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ पृष्ठभूमि बना रहा हूं। और पृष्ठभूमि किसकी किसकी बन रही थी? हमारी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की तो पृष्ठभूमि बन ही रही थी, साथ ही साथ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की भी पृष्ठभूमि बन रही थी। मैंने वहीं आप लोगों से कहा था और मैंने उसी दिन कह दिया था कि मैं फिर से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की पृष्ठभूमि नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैंने इसको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की जो पृष्ठभूमि है उसी में मैंने आप लोगों को बना दिया हूं। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को समझ आई? क्या पृष्ठभूमियां थी? अगर आप लोगों को नहीं पता तो इससे पहले वाला लेक्चर, इससे पहले वाले 2 लेक्चर आप लोगों को देखने होंगे जो कि पूरी की पूरी तरह से डेडिकेटेड है। किसके लिए? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को डेडिकेटेड है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को समर्पित है वो लेक्चर। और मुझे ऐसा लगता है कि उन 2 लेक्चरों को देखने के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित जितने भी आपके डाउट्स है सब के सब डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो जाने चाहिए। किसी प्रकार का कोई समस्या आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। कोई समस्या अगर आप लोगों को है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं। आप लोगों के कमेंट पढ़ के मैं पढ़ता हूं, बहुत अच्छे से देखता हूं सारी चीजें। कुछ समझ नहीं आता है तो वो लिखिए। लेकिन उससे पहले लास्ट के लेक्चर आज, हाँ तो सर आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज के लेक्चर में आपको पता है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? जो बोर्ड पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। और इस बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये चीजें हम 2 दिन पहले ही डिस्कस कर लिए थे। लेकिन सर थोड़ा तो आप हमें बता ही दीजिए यार, क्योंकि पृष्ठभूमि अब क्या नया लेक्चर है, 2 दिन हो गए हम लोगों को देखे हुए, याद नहीं रहता, हमारा दिमाग वैसे ही कम चलता है। तो पृष्ठभूमि ऊपरी ऊपरी तौर पर मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, कहां बता देता हूं? ऊपरी ऊपरी तौर पर इनर बोर्ड में मैं आप लोगों को बता देता हूं जो पृष्ठभूमि है। क्या पृष्ठभूमि थी? हम लोगों ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की क्या पृष्ठभूमि बनाई थी सर? हाँ, तो पृष्ठभूमि हम लोगों ने बनाई थी। क्या देखा था? क्या देखा था बताओ? क्या देखा था? 1950 में। 1950 में क्या हुआ था? 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो उस समय पर आर्टिकल 338 में बोला था कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति के जो व्यक्ति है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के जो व्यक्ति है, उनके हितों के संरक्षण के लिए राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा एक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। ये बात बोली थी इस वाले आर्टिकल में। फिर सर, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर 1976-78 का समय आया। इस समय पर क्या हुआ सर? इस समय पर लोगों ने आयोग की मांग करी तो कैसा आयोग बनाया गया? कार्यकारी आयोग बनाया गया। ठीक है, कार्यकारी आयोग बनाया गया, आयोग बनाया गया। अब आपको यहां पर लिखना है क्या? इस कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मैंने बार बार स्टार लगा के इनका नाम लिखा था, ये आप लोगों को यहां पर लिखना है। ठीक है, तो कार्यकारी आयोग बना दिए सर। ठीक है, कार्यकारी आयोग भी बन गया। फिर इसको और ऊपर पहुंचा दो सर। ठीक है, कार्यकारी आयोग बन गया। उसके बाद क्या हुआ दोस्त? उसके बाद क्या हुआ? 1987 में क्या आया? एक एक्ट आया और एक्ट के तहत क्या बन गया? ये सांविधिक निकाय बन गया। सांविधिक निकाय बन गया, निकाय बन गया। ठीक है सर, ये हो गया। फिर क्या हुआ सर? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? 1992 में क्या हुआ? इसको संविधान संशोधन करके संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। संवैधानिक दर्जा दिया।
ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूं ना मैं, कोई मना तो नहीं कर रहा है। इसके बाद क्या हुआ, हाँ, इसके बाद जो चीजें हुई वो क्या हुई, इसके बाद जो चीजें हुई वो 2003 में 2003 में क्या हुआ, 2003 में एससी आयोग को अलग कर दिया और एसटी आयोग को अलग कर दिया। यहां तक की बातें अगर आप लोगों को समझ आई, 2 सेकंड यार मैं एसी चालू कर लूं, हाँ, यहां तक की बातें अगर आप लोगों को समझ आई तो आप लोग मुझे बताइए, अगर नहीं समझ आई तो भी आप मुझे बताइए। क्या यहां तक की बातें आप लोगों को क्लियर है? यहां तक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। तो आज के लेक्चर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो यहीं तक। देखिए, क्योंकि पृष्ठभूमि, ये जो पृष्ठभूमि थी ना, ये पृष्ठभूमि दोनों आयोगों की थी, अनुसूचित जाति आयोग की भी और अनुसूचित जनजाति आयोग की भी पृष्ठभूमि यही थी। जो अनुसूचित जनजाति आयोग हम लोगों को पढ़ना है वो यहां से आगे पढ़ना है। समझ रहे हो आप बात को? यहां से हम लोगों को आगे पढ़ना है अनुसूचित जनजाति आयोग। ओके, तो यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई क्लियर, कुछ भी समस्या है कि इसमें अगर कुछ समझ ना आया हो तो बताइए। तो इसके बाद हम लोग आगे का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है? इसके बाद हम लोग आगे का जो लेक्चर है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन तब तक आप मुझे बताइए कि क्या यहां तक आप लोगों को कोई समस्या है, यहां तक कोई दिक्कत है आप लोगों को, तो मुझे बताइए। कुछ चीजें आप लोगों को अगर समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे बताइए, ठीक है? यहां तक इतनी चीजें तो समझ आ रही है ना। 338 में बोला कि एक अधिकारी होगा, फिर कार्यकारी, ये जरूर लिखना है दोस्त आपको। ये मुझे आप लोगों को बताना है कि अध्यक्ष, इस कार्यकारी निकाय के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है? उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताना है कि 1992 में जो संवैधानिक दर्जा दिया तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, कौन सा संविधान संशोधन, कौन से नंबर का संविधान संशोधन, कौन से नंबर का संविधान संशोधन था, ये वाला और ये वाला संविधान संशोधन भी आप लोगों को बताना है। दोनों संविधान संशोधन मैंने बताया था, अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित 2 संविधान संशोधन किए गए। तो वो 2 संविधान संशोधन कौन कौन से नंबर के थे ये आपको लिखना है, उनका सन लिखना है और उस अध्यक्ष, कार्यकारी आयोग के जो अध्यक्ष थे ना, उनका नाम लिखना है। इतना आप लोग कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके बाद मैं आज की आपकी क्लास स्टार्ट करता हूं, ठीक है? इतना आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाँ, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बात वही है, बात घूम फिर कर वही है, पृष्ठभूमि बन गई। कुछ जो समुदाय थे हम लोगों के वो क्या हो गए थे, कुछ समुदाय जो थे वो मुख्य धारा, विकास की मुख्य धारा से पीछे छूट चुके थे। अब संविधान निर्माणकर्ताओं का, इस देश का कर्तव्य क्या बनता है कि वो जो पिछड़े हुए समुदाय है, वो जो पीछे छूट चुके जो समुदाय है, उनको वापस विकास की मुख्य धारा में लाना, ये इस देश के संविधान का कर्तव्य है, ये इस देश के सरकार का कर्तव्य है। तो उसी के लिए हम लोगों ने देखा कि कुछ प्रावधान किए गए, दो अनुसूचित जाति समुदाय के लिए कुछ प्रावधान किए गए और उसी टाइप से अनुसूचित जनजाति के जो समूह हैं उनके लिए भी कुछ प्रावधान किए गए। आज हमें उन्हीं चीजों को पढ़ना है, ठीक है? बातें क्या होगी? बातें कुछ नहीं, पृष्ठभूमि मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर समझा ही चुका हूं। ये है आपकी अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग की पृष्ठभूमि। यहां तक सब कुछ सेम है। जो हम लोग पढ़ेंगे वो कहां से पढ़ेंगे? 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 जब ये हुआ तो इसके तहत अनुसूचित जाति आयोग अलग कर दिया गया, अनुसूचित जनजाति आयोग अलग कर दिया गया। तो हम लोगों को पढ़ना होगा। देखो, संविधान में संशोधन हुआ तो सर, संशोधन का मतलब है संविधान में कुछ न कुछ बदलाव। तो संविधान में अगर बदलाव है तो कुछ न कुछ तो ऐड किया होगा। तो आज वही सारी चीजें करेंगे, कुछ चीजें ऐड करी, कुछ अनुच्छेद ऐड करे और उसमें कुछ प्रावधान किए गए। लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगा कि अनुसूचित जनजाति आयोग पूरी तरीके से समान है, पूरी तरीके से बिल्कुल एकदम सिमिलैरिटी रखता है किसके साथ? अनुसूचित जाति आयोग के साथ। जितने सदस्य उसमें जितना कार्यकाल उनका उतना कार्यकाल इतना, उसके अध्यक्ष को केंद्रीय मंत्री का दर्जा है तो इनके भी अध्यक्ष को केंद्रीय मंत्री का दर्जा, मतलब एकदम से समान समान। जब हम लोगों के आयोग कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं आप लोगों को एक चीज और बताऊंगा कि आयोगों को पढ़ना कैसे, क्योंकि 18 आयोग, 19 आयोग, 20 आयोग जब आप एक साथ पढ़ते हो ना तो कंफ्यूजन, मैं आप लोगों को एक अलग अलग बांट दूंगा कि इन आयोगों को आप साथ में पढ़ें, इनमें समानता है, इनके सबके कार्यकाल समान है। मतलब आप समझ रहे हैं, मैं आप लोगों को पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा। लेकिन पहले
हम लोगों का पहला काम है कि कम से कम पहले वो आयोग कंप्लीट तो हो जाए। जैसे ही वो आयोग कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं एक लेक्चर 10 मिनट या 15 मिनट का बताऊंगा कि इन आयोगों को पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो वहां तक की बातें समान है। अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, पूरी की पूरी तरह से सिमिलैरिटीज है, बस नाम बदल गया, बस अनुच्छेद बदल दो तो सब का सब समान है। इसलिए आज का लेक्चर जो है वो बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है, बहुत जल्दी, ठीक है। तो बस बात वही है, सारी आप लोगों की जो डाउट्स है वो सब कुछ सब समान है, सब कुछ मतलब आप समझ रहे हैं, सब कुछ पृष्ठभूमि आप लोगों की बनी हुई है। तो क्या सर क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? अनुसूचित जाति आयोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहली बात, ठीक है। जब संवैधानिक दर्जा मिल गया, संवैधानिक दर्जा कब मिला? 1992 में जो है उस आयोग को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के रूप में संवैधानिक दर्जा मिल गया। तो संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद देखो, मैंने आप लोगों को वहां बताया था कि अनुसूचित जाति आयोग जो है का नोडल मंत्रालय जो है वो सामाजिक एवं कौन सा सामाजिक एवं न्यायिक मंत्रालय है, ठीक है, ठीक है। लेकिन मैंने वहां आप लोगों को बताया भी था कि जो अनुसूचित जाति आयोग का जो मंत्रालय है वो अलग है। तो वो क्या है? तो 1999, ठीक है, ये सन आप लोगों को याद रखना है। क्या याद रखोगे? अब यहां पर थोड़ी सी पृष्ठभूमि है, मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, बस कुछ चीजें जो नहीं याद रखने वाली है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। हाँ, यहां पर 1999 में एक नए मंत्रालय का गठन किया गया, एक नए मंत्रालय का गठन किया गया और उस मंत्रालय को क्या बोला गया? उस मंत्रालय को बोला गया जनजाति मंत्रालय। ये एक आप लोगों के लिए प्री का फैक्ट हो जाएगा कि भारत में जनजाति मंत्रालय का गठन कब हुआ, ठीक है, ये आप लोगों का प्री फैक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोग एक फैक्ट के तहत याद रख सकते हो कि कब? 1999 में जनजाति मंत्रालय। अब इस जनजाति मंत्रालय का काम भी वही है दोस्त जो अनुसूचित जनजाति आयोग का काम है। आप समझिए, जनजाति मंत्रालय मतलब इस देश में जितने भी शेड्यूल ट्राइब जो लोग हैं, जनजाति लोग हैं, उन लोगों के कल्याण के लिए यह मंत्रालय काम करेगा। इसलिए एक अलग से ही भारत सरकार ने मंत्रालय बना दिया जिसे नाम दिया गया जनजाति मंत्रालय। आप समझ चुके होंगे कि अनुसूचित जनजाति आयोग जो है वो जनजाति मंत्रालय के अधीन रहकर ही काम करेगा। ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। ये चीज बताने का वही है क्यों इसका गठन किया गया। तो जनजाति के लोगों के कल्याण और विकास, मतलब जो भी जनजाति के लोग हैं उनके कल्याण का, उनके जो भी विकास करने के लिए, उनको कल्याण, उनको शिक्षित करने के लिए, उनको सारी चीजें उपलब्ध कराने के लिए, उनके अधिकार सुनिश्चित करने के लिए इस मंत्रालय का क्या कर दिया गया? गठन कर दिया गया, ठीक है। बाकी सारी चीजें समझ सकते हो क्या? अलग अलग आयोग गठन कर दी गए, ये सारी चीजें भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। सारी चीजें कब अलग अलग आयोग गठन कर दिया गया? 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संशोधन 2003, ठीक है। यहां तक आप लोगों को क्लियर? ये तो चीज मैं आपको 2-3 लेक्चर से कंटिन्यू बताता जा रहा हूं। इसमें किसी को कोई तकलीफ है क्या? इसमें किसी को कोई तकलीफ है क्या? हाँ, देखिए, सुनिए, मतलब मेरा कहने का मतलब है, देखिए, अगर आप लोगों को एग्जाम ओरिजिनल्स के ऊपर पीडीएफ नहीं मिल पा रही है, ठीक है, अगर आप लोगों को एग्जाम ओरिजिनल्स के चैनल पर पीडीएफ नहीं मिल पा रही है तो आप एक मेरा चैनल है जिसको मैं बता देता हूं। हाँ, एक मेरा चैनल है जिसका नाम है टॉक्स विद तारेंद्र। स्पेलिंग थोड़ा सही लिखिएगा, टॉक्स विद तारेंद्र। इस पर आप लोग ऐड हो जाइए। मैं यहाँ पर पीडीएफ डाल देता हूँ क्योंकि एग्जाम ओरिजिनल्स पे मतलब बहुत सारा हौच पौच हो जाता है। वो चैनल बहुत, मतलब आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा है। दैट्स वाई अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगी इस क्लास की तो आप मेरे को यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ये ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है, हाँ, मैं पीडीएफ के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोगों को जरूरत पड़ती है, लोग कमेंट करते हैं कि सर पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए, वहां पे हो नहीं पाता। इसलिए अब अगर आप यहां करना चाहते हैं तो मेरी पीडीएफ तो आपको यहां पे अवेलेबल हो ही जाएगी, ठीक है। तो संविधान संशोधन ये हो गया। 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत क्या कर दिया गया? 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत अनुसूचित जाति आयोग को अलग कर दिया गया, अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग कर दिया गया, और हम लोगों को जो आज एक पढ़ना है वो अनुसूचित जनजाति आयोग ही पढ़ना है। तो क्या हुआ, देखिए क्या हुआ 2003 में, वही सारी चीजें। 2003 में क्या हुआ? 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और इसके तहत अभी तक जो अनुच्छेद था हम लोगों के पास, अभी तक क्या अनुच्छेद था? अभी तक जो आर्टिकल था हमारे पास वो 338 था,
और इसी 338 में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था दोस्त, इसी 338 में लिखा हुआ था कि एक अधिकारी की नियुक्ति होगी। तो अब यहां पर क्या किया गया, अब जो संविधान संशोधन हुआ 89, इसमें लिखा गया 338 में जो लिखा गया वो क्या लिखा गया, इसमें लिखा गया कि एक एससी आयोग होगा। अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित जो प्रावधान है वो 338 में बोला गया, सिर्फ अनुसूचित जाति के कल्याण और उनके विकास करने के लिए देश में एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होगा। और अनुसूचित जनजाति आयोग को जब अलग किया गया तो एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया गया, न्यू आर्टिकल। क्या जोड़ा गया, न्यू आर्टिकल जोड़ा गया। और इस नए आर्टिकल का नाम क्या रखा गया, इस नए आर्टिकल का नाम रखा गया अनुच्छेद 338A। क्या इतना आप याद रख सकते हैं? मतलब सर आसान तो है, 338 अनुसूचित जाति से संबंधित, 338A अनुसूचित जनजाति से संबंधित। अभी आएगा 338B, वो ओबीसी पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित। जब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे ना तो वो पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। उसकी पृष्ठभूमि हमें थोड़ी सी अलग से बनानी पड़ेगी, लेकिन आप समझिए 338, 338A, 338B, तीन अनुच्छेद एक ही साथ आप लोगों को याद रखना है। और ये तीनों अनुच्छेद, एक है एससी आयोग से, एक अनुसूचित जनजाति आयोग से और एक अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है, ठीक है। तो ये हो गया, एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? आपसे सीधे सीधे प्री में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए अनुच्छेद 338 को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया। तब आपको याद होना चाहिए 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्त। फिर आप पूछते हो ये क्या पूछ लिया, 50 बार तो पढ़ रहे हो, इसके बाद भी अगर आपसे नहीं बनेगा तो ये आपकी गलती है, ये एग्जामिनर की गलती नहीं है, ठीक है। उसको आप गलत नहीं ठहरा सकते, उसको आप बिल्कुल गलत नहीं ठहरा सकते। तो ये चीजें हो गई, ये सारी चीजें हो गई, ये सारी चीजें, ये सब कुछ यहां मैं आपको समझा ही चुका हूं। 2004 में अलग कर दिया गया सारी चीजें। हाँ, लेकिन चलिए ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले अब यहां तक इसकी पृष्ठभूमि बन गई है, ठीक है। यहां तक इसकी पृष्ठभूमि बन गई है। इसके बाद हम लोगों का जो है वो प्रॉपर अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि राज व्यवस्था मतलब पॉलिटी की, काय की, पॉलिटी की, हाँ, पॉलिटी की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। पॉलिटी को पूरी तरीके से कंप्लीट करवाने वाला हूं मैं आप लोगों के लिए। कहां पर? एग्जाम ओरिजिनल्स के ऐप पर, ठीक है। पॉलिटी पूरी तरीके से। अब क्या क्या कवर करेगी सर आपकी पॉलिटी, क्या क्या कवर करेगी? तो एमपीपीएससी प्री ये तो कवर करेगी ही करेगी, प्लस मेंस ये भी कवर करेगा। और साथ ही साथ क्या करेगा? साथ ही साथ अदर्स, व्यापम के सभी एग्जाम या एमपी में जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, इन सभी को कवर करेगी ये पॉलिटी की क्लास। इस बात की गारंटी देता हूं मैं, ठीक है। मात्र और मात्र 699 में ये आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। कहां पर? ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा। और पूरे तरीके से मेरे द्वारा पॉलिटी को कंप्लीट कराई जाएगी, इस चीज की गारंटी लेता हूं मैं बहुत अच्छे से। अगर आप मुझसे पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो नो डाउट 4-5 वीडियोस हो सकता है कि अभी यूट्यूब पे डलेंगे उसके, ठीक है। तो पूरी तरीके से ये है, बहुत ही जल्दी, कम से कम 5 दिन के अंदर ये बैच जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप अगर वहां पर एडमिशन ले लेते हैं तो आप लोगों को क्या लाइव क्लासेस मिल जाएगी। लाइव क्लासेस मतलब हम लोग आमने सामने आप लोगों के कमेंट में लाइव पढ़ पाऊंगा, आप लोगों से मैं बातचीत कर पाऊंगा, सारी चीजें, ठीक है। तो ये है राज व्यवस्था मतलब पॉलिटी की पूरी व्यवस्था, पॉलिटी की पूरे जीरो से लेकर। अगर आप लोगों को पॉलिटी में कुछ भी नहीं आता है, जीरो का मतलब आपको कुछ नहीं आता, तो आप जरूर ये बैच ज्वाइन करें। और आप लोगों को मैं यकीन दिलाता हूं कि पॉलिटी में आप बहुत महारत हासिल कर लोगे इस पूरी क्लासेस को अटेंड करने के बाद। ज्यादा मैं कुछ नहीं कहता, ठीक है। बाद में अगर एग्जाम ओरिजिनल्स के ऐप पर देखें तो एग्जाम ओरिजिनल के ऐप पर एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी है, मात्र और मात्र 550 रुपए में, जिसमें 75 टेस्ट है। प्रीलिम्स के टेस्ट है ये 75 में से 30 जो है वो एफएलटी है, मतलब फुल टेस्ट सीरीज है। और बाकी जो है वो टॉपिक वाइज है,
ठीक है, टॉपिक वाइज मतलब यूनिट वाइज आप मान सकते हो कि जो 10 यूनिट है एमपीपी उसकी एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की उस जो है वो यूनिट वाइज है और बाकी जो है वो एफएलटी है। ठीक है, हम लोग अपने जो है वो लेक्चर पर वापस आते हैं सारी चीजें, क्योंकि आप लोग भी ना वो सुन सुन के थक गए होंगे, इस वजह से मैंने सोचा कि बीच में कुछ चीजें डाल देनी चाहिए ताकि आप लोगों को थोड़ा सा बना रहे। ठीक है, बात करें सामान्य परिचय की तो राष्ट्रीय अनुसूचित एसटी आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग की बात में हम लोग करें तो सामान्य परिचय की अगर बात करें तो स्थापना कब हुई सर? स्थापना हुई 1978 में। कब हुई? वही बात, कब 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 कब? ठीक है, पहले तो अधिकारी था, 1978 में कार्यकारी निकाय बनाया गया था। ये मैंने आप लोगों को बता चुका हूं, कहां पर? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में कार्यकारी निकाय बनाया गया था और इसका अध्यक्ष जो है, इसका जो प्रेसिडेंट या अध्यक्ष, ये आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आप लोगों से कहा। ठीक है, वर्तमान स्वरूप सर हमको पता है 2004 में आया, और सर ये भी हम लोगों को पता है कि 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के तहत नया अनुच्छेद जोड़ा गया। कौन सा? 338B 338A, हाँ 338A, और इसके तहत अनुसूचित जनजाति आयोग का आया। तो स्वरूप क्या है सर? अब क्या सर, संविधान में संशोधन करके नया अनुच्छेद जोड़ रहे हैं, मतलब संविधान में उल्लेख है। संविधान में जब उल्लेख है तो सर ऑब्वियसली है कि ये क्या होगा? संवैधानिक निकाय है। पहले क्या था? पहले कार्यकारी था, कार्यकारी होने के बाद सावधिक बना, सावधिक बनने के बाद अब जो वर्तमान स्वरूप है वो कैसा है? वर्तमान स्वरूप जो है वो संवैधानिक है। ठीक है, वर्तमान स्वरूप जो है वो संवैधानिक है। हमें समझ आ रहा है। भाग तो पता ही है सर, लास्ट लेक्चर में भी आप बताए थे कि भारतीय संविधान के भाग 16 में अनुच्छेद 338A में इसका वर्णन है। कुछ ये प्री फैक्ट है, आप समझ रहे हैं? ये तो आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि अगर यहां से प्रश्न आया और अगर आप ये सब गलत करते हो तो आप ऑलरेडी पीछे हो जाते हो। मतलब चलिए ठीक है, कुछ कॉन्सेप्चुअल जो चीजें हैं जो आप लोगों से नहीं बनती और किसी और से भी नहीं बनती है, बाकी लोगों से, तो कोई घाटा नहीं है। लेकिन ऐसी चीजें जो बाकी सब लोगों से बनती है और आपसे नहीं बनती, तो आप वैसे ही पीछे हो गए एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो है, प्री फैक्ट है, आपको याद ही करना है। पहले अध्यक्ष जो थे उनका नाम था कुंवर सिंह टेकाम। ये नाम आप लोगों को याद रखना है। मैं बोलता हूं पहला, वर्तमान और जो 2 बार अध्यक्ष बने हैं। अध्यक्ष कौन कौन से याद करने हैं सर? जितने भी आयोग आप पढ़ोगे उसमें पहला, उस आयोग का पहला अध्यक्ष आपको याद रखना है, पहली महिला अध्यक्ष आपको याद रखना है। ठीक है, वो अध्यक्ष का नाम याद रखना है जो 2 बार अध्यक्ष बना है। ठीक है, जिसने 2 बार अपने कार्यकाल पूरे करे हैं, उनका नाम याद रखना है। और वर्तमान में जो अध्यक्ष है, कम से कम इतना तो आप याद रखो। ठीक है, तो पहले अध्यक्ष कौन है? स्टार लगा देता हूं तो आप लोगों को याद रख लोगे। ठीक है, पहले अध्यक्ष क्या नाम है? उनका है कुंवर सिंह टेकाम। ठीक है, मुख्यालय आप लोगों को पता है दिल्ली। और सर जनजाति कल्याण मंत्रालय आप बता तो चुके थे कि नया मंत्रालय इसके लिए बनाया गया था 1999 में, तो इसी के अधीन आएगा ये। तो बिल्कुल सही, 1999 में नया मंत्रालय बना दिया गया, उसी के अधीन आता है आप लोगों का जो भी सारी चीजें। फिर अब सारी चीजें, सब कुछ चीजें, हर चीज समान। किसके समान? किसके समान सर? अनुसूचित जाति आयोग। वहां पर 338 सब क्लॉज 1 में लिखा था कि इस देश में अनुसूचित जातियों के व्यक्ति, अनुसूचित जातियों के समुदाय के हितों के संरक्षण, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए, उन पर हो रहे अत्याचारों का उपाय करने के लिए, उन पर हो रहे अत्याचारों को कम करने के लिए इस देश में एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होगा। ये लिखा था 338 सब क्लॉज 1 में। यहां पर 338A फिर सब क्लॉज 1 में लिखा हुआ है कि इस देश में अनुसूचित जनजाति, जाति के जगह जनजाति, इस देश में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के अधिकार, उनके अधिकारों के संरक्षण, उनके हितों के संरक्षण, उन पर हो रहे अत्याचारों को कम करने के लिए, उन पर हो रहे अत्याचारों को समाप्त करने के लिए इस देश में एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होगा। ये बात लिखी है 338A सब क्लॉज। ये क को ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, ए। ठीक है, सब क्लॉज 1 में बात वही है यार। क्या नाम होगा? नाम भी बताया गया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ये होगा। ये चीज बोला गया है। क्या इसको और कुछ समझाऊं? कुछ समझाने लायक है ही नहीं, 2 लेक्चर से तो यही कर रहे हैं। ठीक है, 2 में क्या बोला गया? 2 में बताया गया, वहां पर बताया गया था 338 सब क्लॉज 2 में, वहां क्या बताया गया था कि संरचना, सेवा शर्तें, कर्तव्य क्या होंगे। ठीक है, कार्यकाल कितना होगा। तो यहां भी सब क्लॉज 2 में बोला कि संरचना क्या होगी, सेवा शर्तें क्या होगी और कार्यकाल क्या होगा। तो बाकी तो वहां क्या थी संरचना? 1 + 3
तो क्या यहां कुछ बदल गई? तो बिल्कुल नहीं बदली, यहां भी तो वही है, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। मतलब सर टोटल मिलाकर 5, टोटल मिलाकर 5 सदस्य हैं, टोटल मिलाकर 5 सदस्य, इसमें कोई बात नहीं। सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। वहां भी राष्ट्रपति ही करता था, यहां भी राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। मतलब राष्ट्रपति जो भी सेवा उनको देनी है, जो भी शर्तें हैं, ये सब की सब चीजें जो है वो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। कार्यकाल की बात, कार्यकाल भी सर वहां पर भी राष्ट्रपति निर्धारित करता था, तो राष्ट्रपति ही निर्धारित करेगा, लेकिन इनका भी कार्यकाल क्या होगा? 3 वर्षों का कार्यकाल होगा, 3 वर्षों का कार्यकाल होगा और 2 बार ही अपने पद पर बन सकते हैं। मतलब 2 कार्यकाल के लिए वो अध्यक्ष या सदस्य बन सकते हैं। ये चीज वहां भी मैं आप लोगों को बताया था। वहां मतलब मैं वहां बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या है? वहां बोल रहा हूं मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। एकदम समान है, मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया, पत्थर की लकीर। ठीक है, स्टार लगा रहा हूं, इसका मतलब समझ रहे हो दोस्त? हाँ, ये कुछ चीजों पर ध्यान दो ना दो, मेरे स्टार पे जरूर ध्यान दीजिएगा। निर्धारण, ये राष्ट्रपति, ये एक स्टार इस पे, एक स्टार इस पे। अध्यक्ष, ये जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना संरचना, इतनी ज्यादा तो इंपॉर्टेंट ही नहीं कुछ। इस स्लाइड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, स्टार लग गया है, बाकी सारी चीजें आप लोग समझदार है, आप लोगों को पता है सब कुछ। ठीक है, क्या है? नियुक्ति। अब संरचना बता दी तो 338 के सब क्लॉज 3 में, वहां पर 338 सब क्लॉज 3 में थी नियुक्ति, और यहां पर 338 ए सब क्लॉज 3 में है। तो वहां पर भी कौन करता था नियुक्ति? वहां पर भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती थी, यहां पर भी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही है। कहां? हस्ताक्षर करके। कहां पर? भारत सरकार का जो पत्र होता है, अधिपत्र, उसके ऊपर हस्ताक्षर करके आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति सबकी एक साथ। आप समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि अध्यक्ष की कोई और कर रहा है और सदस्यों की कोई और कर रहा है। जो 5 1+1+3 बार बार लिख रहा हूं, इसका मतलब समझिएगा। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य, इन सभी की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जा रही है? राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही है। कोई डाउट हो तो बताओ। वहां भी स्वयं की प्रक्रिया स्वयं विनियमित करता है, स्वयं विनियमित करता है। ये चीज मैं वहां भी बताया था आप लोगों को कि अगर उस आयोग के पास कोई केस आता है कि कुछ प्रताड़ना का केस आता है या अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्तियों से संबंधित कोई केस आता है, तो वो आगे जो करने वाला जो प्रक्रिया है, उसकी जो भी वो कार्यवाही करेगा वह स्वयं विनियमित करेगा। उसको कोई बताएगा नहीं कि उसको क्या काम करना है, वह स्वयं ये काम करेगा। ये चीज बोली गई है 338 के सब क्लॉज 4 में। क्या यहां तक बातें क्लियर है? ठीक है, 5 देख लेते हैं। कर्तव्य कार्य कर्तव्य के बारे में भी यार अब मैं क्या बोलूं, ये है सब क्लॉज 5। अनुच्छेद एक दफा आप याद ना रखो, कोई बात नहीं। ये चीजें जो है ना दोस्त, ये चीजें मैं ऑलरेडी सब बता चुका हूं यार। मैंने बताया था वहां भी, क्या बताया था मैंने बोला था संवैधानिक और विधिक प्रावधानों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। किनके संवैधानिक? तो अनुसूचित जनजाति के लोगों के। कानूनी समीक्षा और निरीक्षण करना, ये चीज भी मैं वहीं बता चुका था। सब कुछ राष्ट्रपति के द्वारा जितने भी कार्य दिए जाएंगे वो काम करेगा। क्या क्या काम करना होगा? कर्तव्य और कार्यों का मतलब है कि आयोग को कौन कौन से कार्य करने होंगे। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत की जांच करना। अब अनुसूचित जनजाति की, यहां पर एसटी की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग एससी आयोग पढ़ रहे थे तो यहां पर इस वाली जगह पर क्या लिखा हुआ था? अनुसूचित जाति लिखा हुआ था। बस इतनी सी चीज चेंज हो गई, बाकी तो सब कुछ समान ही है। अब ये ओबीसी आ जाएगा तो ओबीसी में वो लिखा होगा, ओबीसी लिखा होगा। हो गई सारी चीजें, बात खत्म हो गई, कार्य खत्म हो गए। बात वही है, नोट देने बात यह है कि स्वतः संज्ञान लेता है, स्वतः संज्ञान, ये चीज वहां भी मैं बताया था। मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि अब ये आयोग को भी स्वतः संज्ञान की शक्ति है। मतलब आप समझिए, मतलब कि अगर आयोग कहीं पर पाता है, न्यूज में देखता है या जहां भी देखता है आयोग कि कहीं पर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ अगर कुछ गलत होता है, उनके अधिकारों का हनन होता है, तो क्या आयोग किसी की रिपोर्ट करने का इंतजार करेगा कि आयोग बैठा हुआ है, आयोग देखेगा कि हाँ कोई रिपोर्ट करेगा तब मैं जाऊंगा काम करने, मैं क्यों जाऊं? तो ऐसा नहीं है। आयोग को अगर कहीं भी स्वतः संज्ञान का मतलब है उसको स्वतः लगता है कि यार ऐसा है तो किसी की रिपोर्ट लिखने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं कार्यवाही कर सकता है। ये बात बोली गई है इस अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में? इस वाले अनुच्छेद में। ठीक है, बात ये हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद वही प्रतिवेदन राष्ट्रपति, देखिए अब इसने साल भर में जो काम किया, वार्षिक प्रतिवेदन मतलब एक साल में जितना भी जो भी काम किया, एक
या किसी भी केस पर 1 महीने में जो भी काम किया, या मान के चलिए 1 महीने में किसी केस पर काम किया, तो उससे संबंधित रिपोर्ट किसको देगा? उससे संबंधित रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति क्या करेगा? संसद के दोनों सदन, संसद के प्रत्येक सदन का मतलब होता है संसद में लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों में पेश करेगा राष्ट्रपति। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद वाला जो अनुच्छेद है उसमें राज्यपाल को भेजेगा। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा राष्ट्रीय। हाँ, राज्य स्तर का जो प्रतिवेदन होगा, अगर देखिए मान के चलिए कि अब ये समझिए कि राज्य में क्यों भेज रहा सर, ये तो राष्ट्रीय स्तर का जो आयोग है। अब मान के चलिए कि मध्य प्रदेश में किसी जिले में कुछ होता है अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के साथ, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग उस पर कार्यवाही करता है, तो वो केंद्रीय स्तर पर तो रिपोर्ट भेजेगा ही भेजेगा, साथ ही साथ राज्य को, जो राज्य है जिस राज्य में वो कार्यवाही किया है, उस राज्य के राज्यपाल को भी रिपोर्ट भेजेगा। तो राज्यपाल के पास रिपोर्ट भेजेगा मतलब प्रतिवेदन भेजेगा, और राज्यपाल क्या काम करेगा? राज्यपाल काम करेगा उसको राज्य के विधानमंडल में पेश करने का। विधानमंडल में क्या क्या आता है? एक तो आती है परिषद, विधान परिषद, ये बार बार मैं आप लोगों को बताता हूं, विधान परिषद जितनी बार मेरे सामने आता है मैं हर बार बताता हूं। विधानसभा, जब हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे इन सब चीजों के ऊपर से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, इस बात की गारंटी मेरी है। ठीक है, आप लोगों को हर शब्द का मतलब समझ आएगा, क्योंकि अब मैं हर चीज यहां नहीं समझा सकता, क्योंकि मैं फिर टॉपिक से भटक जाऊंगा। ठीक है, तो विधानमंडल क्या होता है, संसद क्या होती है, संसद के अंग क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। तो ये चीजें हो गई। उसके बाद अनुच्छेद 338 की बात करें तो इसमें बोला गया शक्ति। शक्ति वहां क्या कैसी शक्ति थी? अनुसूचित जाति आयोग में बताइए क्या शक्ति प्राप्त थी? तो सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त थी सर, हमको पता है, और हमको आपने हर आयोग में बताया, मैक्सिमम आयोग ने बताया है कि अगर किसी आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है तो उसके पास कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होती है? हलफनामे पर साक्ष्य लेना होता है, ठीक है, गवाहों को समन जारी करना होता है, गवाहों को हाजिर करना होता है। अगर हमको किसी रिकॉर्ड की प्रति चाहिए होती है, या तो न्यायालय से या तो सरकारी दफ्तर से, तो हम क्या करते हैं? हम उनको फोटोकॉपी मांगने के लिए आवेदन कर सकते हैं, हम वहां से मंगा सकते हैं, अगर हम लोगों के पास सिविल न्यायालय की शक्ति है। ये सारी चीजें तो आप हमें बता ही चुके हैं ऑलरेडी। तो यही है दोस्त, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, बात वही है। गवाहों को उपस्थित करना, समन हाजिर करना, शपथ पर जांच करना, ये सब आप जानते हो यार, ये कुछ मुझे बताने लायक नहीं है। ये हर आयोग में मैं आप लोगों को बताया हूं। क्या मैं यहां पर कुछ अलग से समझाऊं? कुछ है समझाने लायक? कुछ समझाने लायक नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने कहा था कि सब कुछ समान है, लेकिन देखो मैं चाहता तो इस लेक्चर को सीधे सीधे खत्म कर देता, सिर्फ इतना बोलता। क्या बोलता मैं सिर्फ इतना बोलता कि मैं पीडीएफ दे रहा हूं, और जहां पर 338 लिखा है वहां पर लिख दो 338A, और जहां पर अनुसूचित जाति लिखा है वहां पर लिख दो अनुसूचित जनजाति, तो आपका टॉपिक वहीं कंप्लीट हो जाता। समझ रहे हो आप? आपका टॉपिक वहीं कंप्लीट हो जाता। लेकिन मैंने सोचा नहीं, ठीक है, आप लोगों की तसल्ली के लिए आप लोगों को पता तो होना चाहिए कि वाकई में यार समान है, वरना मैं बोल देता तो आप बोलते सर उड़ा दे रहे हो आप। ठीक है, लेकिन जो वाकई में समान है उन चीजों को मैं बता दे रहा हूं। इसमें वही कि वहां भी हम लोगों ने देखा था कि जब भी अनुसूचित जाति, कहां पर 338(9) सब क्लॉज 9 में हम लोगों ने देखा था कि जब भी किसी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्तियों के अधिकार के संदर्भ में, उनके हितों के संदर्भ में अगर कोई निर्णय लिया जाता है, सरकार के द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है, तो उसमें अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से क्या करना होगा? परामर्श करना होगा, उससे जो है वो सलाह लेनी होगी। ये बात 338 सब क्लॉज 9 में वहां लिखी हुई थी। अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ में भी सेम है। 338A सब क्लॉज 9 में भी यही बोला है कि जब भी अनुसूचित जनजाति आयोग के व्यक्तियों के संदर्भ में कोई भी नीतिगत फैसला लिया जाएगा, कोई भी विधिक फैसला लिया जाएगा, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है। ये बात बोली गई कहां पर? अनुच्छेद 338(9) में। बात वही है, बात वही। वहां पर आयोग के अध्यक्ष को केंद्रीय मंत्री का दर्जा था, यहां भी है। वहां पर उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा था, यहां भी है। आयोग के सदस्यों को भारत सचिव का स्तर का दर्जा प्राप्त था, यहां भी है। कुछ चेंज नहीं है। जो चीज हम लोगों को देखना है, अब तक के अध्यक्ष 2004 में पहले बार अध्यक्ष बने थे, कौन? कुंवर सिंह। हाँ, ये रटने वाली चीज है, कुछ समझने वाली नहीं है दोस्त। अब कुंवर सिंह में मैं आप लोगों को क्या याद करवाऊं यार, कैसे ट्रिक बनाऊं? 2 सेकंड पानी पी लेता हूं मैं ना। भैया यहां मत लगाइए अभी। हाँ,
ठीक है, तो मैं अब कैसे कुंवर सिंह याद करवाने में मैं कैसे याद करवाऊं यार अब। ठीक है, किसी लड़की का नाम होता तो मैं हो सकता था आप लोगों को याद करवा देता। ठीक है, उसके बाद पहली महिला अध्यक्ष जो बनी उनका नाम था उर्मिला सिंह। ये नाम भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये नाम आप लोगों को याद रखना है। ये पहले देखो मैंने बोला ना क्या क्या याद रखना है। एक तो देखो आप समझिए दोस्त यार, क्या अध्यक्षों में क्या याद रखना है? फर्स्ट प्रेसिडेंट। ठीक है, ये तो आपको याद ही रखना है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जिसने 2 बार कार्यकाल किया है, 2 बार कार्यकाल किया है। और वर्तमान में कौन है, इतने तो आप लोगों को कम से कम याद रखना है। और कोई ऐसा व्यक्ति जो मध्य प्रदेश से है, जो मध्य प्रदेश से है, उनका नाम तो आप लोगों को याद ही रखना है। इतनी चीजें देखो, पढ़ने का तरीका यही है। कुछ कुछ आयोगों में आपको 15-15, 25-25 नाम लिखेगी। क्या सबके नाम रटोगे? नहीं रटना है। क्यों रटें? पहले याद करो, जो 2 बार किया है वो करो, किसी ने कुछ अच्छा काम किया है तो वो याद करो, बाकी कुछ याद नहीं करना है। ठीक है, सारी चीजें सफिशिएंट है। तो यहां पर उर्मिला सिंह का नाम याद रखना है, कुंवर सिंह का नाम याद रखना है। ठीक है, कार्यकाल मत याद रखो कब बने कब नहीं, कब नहीं बने। ठीक है, पहली महिला याद रख लो उर्मिला सिंह, और प्रथम महिला, और अब तक एकमात्र महिला है। अभी तक किसी महिला को अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष नहीं बनाया गया। फिर रामेश्वर उरांव का नाम आप लोगों को याद रखना है। क्यों नाम याद रखना है? क्योंकि 2 बार अध्यक्ष बने, मैंने बताया ना कि 2 बार अध्यक्ष वाले भी नाम याद रखना है। तो रामेश्वर उरांव हो गए। उसके बाद नंद कुमार साई, ये भी नाम आप याद रख लेना, क्योंकि अभी 2017-2020 तक नंद कुमार साई जो थे वो अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष थे। उसके बाद हर्ष चौहान, वर्तमान में जो अध्यक्ष है ना शेड्यूल कास्ट जो कमीशन है, उसके अध्यक्ष जो है उनका नाम है हर्ष चौहान। नाम एक ही तो बचता है, तो नंद कुमार साई भी आप याद ही रख लेना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष नहीं बना है। तो नाम कम है इसलिए सारे अध्यक्ष आप लोग एक बार याद कर लो। ठीक है, पहला कौन, पहली महिला कौन, 2 बार कौन, नंद कुमार साई और हर्ष चौहान वर्तमान में कौन है, ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। बाकी तो कुछ याद रखने लायक है नहीं। जो याद रखने लायक जो चीजें है वो है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है सर? अनुसूचित जाति आयोग में भी मैंने उसके 10 क्षेत्रीय कार्यालय बताए थे। वो क्या आप लोगों को याद है? अगर आप लोगों को अनुसूचित जाति आयोग के 10 क्षेत्रीय कार्यालय जो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताए थे वो याद है, तो कमेंट बॉक्स में 5 मिनट के लिए, 5 मिनट या 2 मिनट के लिए आप वीडियो स्टॉप कर दो। वीडियो स्टॉप करने के बाद आप उन 10 के 10 कार्यालयों के नाम लिखो। ठीक है, मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था कि नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से, साउथ इंडिया में कौन कौन से, ईस्ट इंडिया में कौन कौन से, मतलब ऐसे मैंने बांट के बताया था और मैंने मैप पे आप लोगों को बताया था। तो आप लोग नाम लिखिए, 10 के 10 नाम मुझे अभी कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे का वीडियो देखिएगा। हाँ, स्टॉप कर दो वीडियो। हाँ, तो इसके कितने क्षेत्रीय कार्यालय है सर? तो वहां पर 10 क्षेत्रीय कार्यालय थे, यहां पर 6 क्षेत्रीय कार्यालय है। तो क्या इसको भी हम लोग मैप के थ्रू देखने वाले हैं? इसको भी हम लोग क्या मैप के थ्रू देखने वाले हैं? तो मैप में देख लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग अगर देख ले तो भोपाल, रायपुर, भुवनेश्वर, रांची, जयपुर और शिलोंग। ठीक है, शिलोंग। तो ये आप लोगों को याद रखना है। मैप देख लो आप। चलो ठीक है, मैप दिखा देता हूं मैं आपको। कहाँ गया आपका मैप? हमारा प्यारा भारत कहाँ है? हाँ, ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहां ओपन नहीं हो रहा। ठीक है, इसमें ओपन कर देंगे। हाँ, ये आ गया आपका मैप। ठीक है, आ गया। तो कहां कहां मैंने बताया कितने कार्यालय है? 6 कार्यालय है। समझिए आप, कितने कार्यालय है? 6 कार्यालय है। किसके? एसटी आयोग, एसटी आयोग, सॉरी, एसटी आयोग के कितने कार्यालय है? तो एसटी आयोग के कार्यालय है 6। ठीक है, एसटी आयोग के कार्यालय है 6। सबसे पहले कहा? हाँ, कलर चेंज कर ले, यहां। ठीक है, ये है ना, ये राजस्थान, और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। क्या है राजस्थान की राजधानी? क्या है, जल्दी बताइए। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। तो पहला कार्यालय आपको मिल जाएगा यहाँ। ठीक है, जयपुर में एक हो गया ये। फिर आ जाओ जयपुर से निकलकर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है यहाँ पर भोपाल। यहाँ पर क्या है? भोपाल।
भोपाल, ये 2 कार्यालय हो गए, पहला, ये दूसरा हो गया। ठीक है सर। इसके बाद सर, इसके बाद आ जाओ आप यहाँ छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ आ जाओ, और छत्तीसगढ़ में आप लोग आ जाइए यहाँ पर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। मतलब सर सभी राजधानी में है क्या? तो हाँ, इसके जो 6 के 6 कार्यालय है वो किसी न किसी राज्य की राजधानी में है, तो छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ से आ जाओ आप उड़ीसा। ठीक है, छत्तीसगढ़ से आप कहाँ आ जाओ, छत्तीसगढ़ से आप आ जाओ उड़ीसा। छत्तीसगढ़ से उड़ीसा आ जाओ, और उड़ीसा की राजधानी जो है वो क्या है? हाँ, मिनिमाइज, हाँ, या मेरे को नाम याद नहीं आ रहा था, तो भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कभी कभी दिमाग से निकल जाता है, भुवनेश्वर। उसके बाद अगर हम लोग बात करें झारखंड, तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। ठीक है, ये रांची हो गई। और यहां पर मेघालय, यहां मेघालय, तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग। ठीक है, यहां ये जो 6 कार्यालय है, ये है आपके अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्यालय। क्या इतनी बातें आप लोगों को क्लियर है? क्या इतनी बातें समझ आई आप लोगों को? अनुसूचित जनजाति आयोग के जो कार्यालय है वो 6, और ये इसी तरीके से मैपिंग के थ्रू ही याद रखोगे तो आप लोगों को याद रहेगा। अनुसूचित जनजाति में याद रख लेना 4 राजधानी, ऐसे चल देना, राजस्थान, राजस्थान से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, झारखंड से शिलोंग, ऐसे पहुंच जाना, सीधे सीधे हो गया सारी चीजें। ठीक है सर, हम लोगों को समझ आ गई। आगे क्या है सर? हाँ, आगे क्या है? ये हो गया, मैंने मैप के थ्रू भी आप लोगों को समझा दिया, क्षेत्रीय कार्यालय हो गए आप लोगों के। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो क्या है, सुरक्षा के उपाय, ये सारी चीजें जब हम लोग पॉलिटी देखेंगे ना, तो ये चीजें आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे कि विधानसभा में कितना आरक्षण है, लोकसभा में कितना आरक्षण है, छुआछूत, जो अनटचेबिलिटी, अनुच्छेद, ये सारे आर्टिकल है। ठीक है, इनके ऊपर अगर डिस्कशन करें तो एक एक क्लास होती है सब, तो मैंने बस यहाँ पर लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग समझ जाइएगा कि जैसे अगर आप बोलते हैं ना शैक्षिक आरक्षण, मतलब अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो, वहां पर एससी की सीट अलग होती है, एसटी की सीट होती है, तो वो अनुच्छेद 15 के तहत होती है। अनुच्छेद 15 में बोला जाता है लोक नियोजन में आरक्षण, लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण होता है वो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत होता है। ठीक है, छुआछूत आप पता ही है, अनटचेबिलिटी को दंडनीय अपराध माना गया अनुच्छेद 17 के तहत। फिर 330 में लोकसभा, लोकसभा की कुछ सीटें जो रहती है वो आरक्षित रहती है, अनुसूचित जाति के लिए भी, अनुसूचित जनजाति के लिए भी। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे प्रावधान किए गए हैं। ये सारी चीजें जब हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे, नो डाउट जब भी पॉलिटी पढ़ेंगे तो इन सभी अनुच्छेदों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, हर अनुच्छेद को बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे सारी चीज। ठीक है, तो ये चीज हो गई सारी चीजें। और विधिक प्रावधान में आपको पता ही है, एससी एसटी एक्ट हो गया, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम हम लोगों ने बता ही दिया, वन निवास एक्ट भी है एक 2006 का, और पेशा एक्ट करके भी है। तो ये सारी चीजें जो है ये विधिक उपाय है, नाम बस याद रख लीजिएगा। देखो पेशा एक्ट, ये आप एक बार याद रख लेना कि 1996 में आया था पेशा एक्ट। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए जैसे एससी एसटी एक्ट है ना, उसी तरीके से दंड का उपाय करता है। तो ये सारी चीजें। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, क्या बचा? हाँ, कुछ नहीं। फिर मध्य प्रदेश में भी एक अनुसूचित जनजाति आयोग है। अब देखो राष्ट्रीय स्तर पर जो अनुसूचित जनजाति आयोग है वो तो है ही, जिसकी हम लोगों ने पढ़ी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने भी, ये तो 2004 में आया, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने 29 जून 1995 को ही एक आयोग अपने यहाँ पर बना दिया। एक आयोग अपने यहाँ पर बना दिया। कैसे बना दिया सर? सांविधिक, मतलब एक विधेयक, एक अधिनियम पास कर दिया। कौन सा? मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1955 में एक अधिनियम पारित किया, और इसके तहत इस दिन पर एक स्थापना कर दी। अब क्या क्या है सर इसमें? तो यहां पर एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे। इस बात का बोला गया कि एक अध्यक्ष 2 सदस्य होंगे। जो कार्यकाल होगा इनका 3 वर्ष का होगा। ठीक है, नियुक्ति, सब कुछ जो भी सारी चीजें हैं, नियुक्ति, पद से हटाना, सारे जो काम है, जैसे वहां पर इसके राष्ट्रपति के द्वारा किए जा रहे थे, वैसे यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति, सेवा शर्तों का निर्धारण, कार्यकाल का निर्धारण, पद से हटाना, ये सब का सब जो चीजें हैं वो राज्यपाल। और अगर कोई व्यक्ति त्यागपत्र देना चाहता है, कोई सदस्य त्यागपत्र देना चाहता है, तो वो भी वह राज्यपाल को देगा। बस इतनी सी बातें हैं, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है आप लोगों को बताने के लिए। ठीक है, सारी चीजें हो गई। हाँ, यहां इसी के साथ आपका अनुसूचित जनजाति आयोग भी हम लोग समाप्त कर चुके हैं। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग भी समाप्त कर चुके हैं। वहां पर 5 सदस्यीय संरचना थी। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग में 3 सदस्यीय संरचना है। वहां राष्ट्रपति सब कुछ करता है, यहाँ राज्यपाल सब। बस डेट
सन याद रखना है, वो 2004 में बना, ये 1995 में बना, डेट याद रख लेना है, सारी चीजें बाकी सब चीजें समान है। इसी तरीके से आने वाले लेक्चर में हम लोग ओबीसी या पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे और बहुत ही जल्द उसको भी हम लोग क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? मैंने आप लोगों को पॉलिटी की क्लास के बारे में बता ही दिया कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं प्री प्लस मेंस सब कुछ, व्यापम एग्जाम, पटवारी, हर एग्जाम में, कांस्टेबल, एसआई, हर एग्जाम में वो पॉलिटी आप लोगों के लिए काम में आएगी। मात्र 699 में आप लोगों को पॉलिटी मिल जाएगी। कहां पर? एग्जाम ओरिजिनल के ऐप पर आप लोग जाइए, वहां देखिए। कई बार क्या होता है, कई बार हम लोग किसी बहुत बड़े कोर्स नहीं खरीद पाते, हम लोग नहीं खरीद पाते, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप लोगों को किसी टीचर का अगर समझ आता है तो सिर्फ पर्टिकुलर वो चीज समझिए, या कोई सब्जेक्ट आपका अगर कमजोर है तो वो चीज देखिए। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि देखिए YouTube पे बहुत सारी क्लासेस आप लोगों को मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। YouTube एक अथाह सागर है, वहां पर सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन क्लासेस परचेस करने के जो फायदे होते हैं ना, वो क्या होते हैं? क्लासेस परचेस करने का फायदे ये होते हैं कि आपकी जो शेड्यूल है, आपका जो शेड्यूल है वो सही हो जाता है। कैसे सही हो जाता है? क्योंकि लाइव क्लास रहती है, लाइव क्लास आपको उस टाइम पर, मतलब आप अभी YouTube पर अगर देखोगे तो आप सोचोगे कि चलो ठीक है, कल देख लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, लेकिन लाइव क्लास जो रहती है ना, वो आपको अटेंड करना ही करना रहता है। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी सारी चीजें आप समझ लीजिए, आपका शेड्यूल सही हो जाता है, सब कुछ ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से हम लोगों की मुलाकात होगी आने वाले अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग ओबीसी आयोग के बारे में बहुत ज्यादा गहनता से अध्ययन करने वाले हैं, और जल्द ही जल्द 5 से 7 क्लास में ये आयोग आप लोगों को कंप्लीट हो जाएंगे। मैं पूरी तरीके से कंप्लीट कर दूंगा, कोशिश करूंगा उसके बाद कि आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव्स लेकर आऊं आयोग के, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन और ज्यादा एनहेंस हो पाए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात होगी इसी एग्जाम ओरिजिनल्स के यूट्यूब चैनल पर, एग्जाम ओरिजिनल्स के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों से। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कमेंट में जो चीज मैं बोला हूं वो चीज जरूर लिखना है। ठीक है? ओके ओके, डाटा बाय बाय। फिर से मुलाकात होगी यहीं पर, फिर से कल। ओके बाय।